हेलो एवरीवन। देखिए भाई, ये आपके सीडीपी का एक लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट एंड जेकब कोनेन थ्योरी के बारे में। इम्पोर्टेंट है आपका, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो जेकब कोनेन है, इन्होंने क्लास को मैनेज करने से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बात की है, कुछ कंसेप्ट के बारे में बात की है, जो कि आपको आने चाहिए ही चाहिए क्योंकि यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का मतलब आप अच्छे से समझते हैं कि किसी भी चीज को मैनेज करना। तो देखिए आप, यह एक महत्वपूर्ण स्किल है आपका, जिसे प्रत्येक शिक्षक को अच्छे से जानना और समझना चाहिए। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर आप एक टीचर हैं तो टीचर तो क्लास में ही पढ़ाएगा ना, और क्लास में अगर वो पढ़ा रहा है तो उसे अच्छे से क्लास को क्या करना चाहिए, आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। क्लास में 100 तरह की चीज़ें होती हैं, बच्चे शोर ना करें, किन किन मेथड्स का आप यूज़ करें, कैसे बच्चों को हैंडल करें, अलग अलग नेचर के बच्चे हैं उनको आप कैसे सुधारोगे, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर। यानी कि क्लास में शोर भी ना हो, अच्छे से पढ़ाई भी चले, तो क्या आना चाहिए आपको, एक क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे आप क्लास को मैनेज करोगे। ठीक है, एक सुव्यवस्थित कक्षा वातावरण के बिना छात्रों की सीखने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, आपकी बाधित हो सकती है। भाई कहने का मतलब है, अगर क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छे नहीं होगा या क्लासरूम सही तरीके से मैनेज नहीं होगा, तो मान लो कुछ बच्चे तो हो सकता है शरारती हो, लेकिन जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको भी तो प्रॉब्लम आएगी ना सीखने में। तो छात्रों की सीखने की जो प्रक्रिया है, जो लर्निंग है, वो क्या हो सकती है, उसमें आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आपको क्या आना जरूरी है, क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टाइल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। स्टाइल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। अब देखो, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप कभी भी सीडीपी के पीवाई के क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो वहां पे ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लासरूम मैनेजमेंट की कौन कौन सी स्टाइल्स होती हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है अथॉरिटेरियन स्टाइल। नाम अच्छे से याद रखिए, अथॉरिटेरियन स्टाइल। इस प्रकार के शिक्षक कक्षा पर पूरी तरह से कंट्रोल रखते हैं, वे सभी नियम स्वयं बनाते हैं और छात्रों को क्या करना चाहिए यह भी आपका शिक्षक ही तय करता है। यानी कि जहां पे कंप्लीट क्लास को कौन तय कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका टीचर कंट्रोल कर रहा है। कौन, टीचर कंट्रोल कर रहा है। उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हैं अथॉरिटेरियन स्टाइल। जितने भी आपके नियम बनेंगे, रूल्स बनेंगे क्लास के अंदर, ठीक है, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, सब कौन डिसाइड करेगा, सब आपका टीचर ही डिसाइड करेगा। तो इस प्रकार के शिक्षक कक्षा पर पूरी तरह से कंट्रोल रखते हैं, वे सभी नियम बनाते हैं खुद से ही, और छात्रों को क्या करना चाहिए यह कौन डिसाइड करता है, यह भी आपका टीचर ही डिसाइड करता है। इसके अंदर, इनके अथॉरिटेरियन स्टाइल के अंदर शिक्षक अक्सर पनिशमेंट का सहारा लेते हैं जब भी कोई गलती होती है। ठीक है, यानी कि वो नॉर्मल सी बात है, क्या देंगे, आपका सजा देंगे स्टूडेंट्स को। अगर कोई भी स्टूडेंट क्या करता है, आपकी गलती करता है, तो यहां पे छात्रों के प्रति कोई भी सिंपैथी या फिर अफेक्शन दिखाना इनकी शैली का हिस्सा नहीं होता है। यानी अथॉरिटेरियन शैली जो आपकी होती है, स्टाइल जो होती है, उसके अंदर किसी भी स्टूडेंट के साथ आप सिंपैथी यानी कि दया भावना या लगाव नहीं दिखा सकते हो। अगर उसने गलती की है तो आप सजा देंगे ही देंगे, कि इसके अंदर अथॉरिटेरियन स्टाइल के अंदर। यानी एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीजें कौन करेगा, आपका टीचर ही करेगा, और क्लास को कंप्लीटली क्या रखता है, कंट्रोल करके रखता है, तुरंत सजा देता है। इससे छात्र डरते भी हैं, तो आगे वो भी देखते हैं हम। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप, कि अगर कोई छात्र गलती करता है तो शिक्षक तुरंत सजा देते हैं और छात्रों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका तक नहीं देते। कौन, आपके टीचर। किसके अंदर, अथॉरिटेरियन स्टाइल के अंदर। याद रखना आप, ठीक है। अथॉरिटेरियन स्टाइल क्या होती है, जहां पे सब कुछ टीचर ही कंट्रोल करेगा, रूल्स टीचर बनाएगा, कैसे उनको फॉलो करना है ये भी टीचर बताएगा, और अगर कोई स्टूडेंट कोई गलती करता है तो टीचर यहाँ पे क्या देते हैं, आपकी सजा देते हैं। किसी से कोई दया भावना नहीं दिखाई जाती है, ना किसी से कोई लगाव दिखाया जाता है, डायरेक्ट उसको क्या मिलती है, उसको सजा मिलती है। किसके अंदर, अथॉरिटेरियन स्टाइल के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे आप। इस शैली में छात्रों पर कड़ा नियंत्रण होता है, पूरा कंप्लीट कंट्रोल होता है भाई इसके ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर इसके अंदर कंप्लीट क्या होता है, कंट्रोल होता है अथॉरिटेरियन स्टाइल के अंदर। लेकिन इसकी वजह से छात्र क्या हो सकते हैं, आपके भयभीत हो सकते हैं। कि छात्रों के अंदर क्या बन सकता है, आपका फियर बन सकता है, और स्वतंत्र रूप से सोचने और सीखने की जो उनकी क्षमता है वो क्या हो सकती है, आपकी कम हो सकती है। अरे आप प्रैक्टिकल सोचिए ना, अगर टीचर, आपको पता है कि टीचर आपका खड़ूस है,
खड़ूस आप समझ गए ना। मान लो टीचर आपका थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप का है, तो नॉर्मल सी बात है, आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, तो आप जानबूझकर पूछते भी नहीं हो, कि आपको ये लगता है कि वो आपको डांटेंगे कि तुम्हें इतना भी नहीं पता, ये भी तुम्हें नहीं आता है। तो यहाँ पे सब कुछ कौन कंट्रोल करेगा? आपका टीचर कंट्रोल करेगा, ठीक है। और छात्र आपके डरते भी हैं, और उससे वो जो आने वाली चीजें हैं उनको भी सही तरीके से नहीं पूछते हैं वो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, सीखने में प्रॉब्लम तो आएगी अथॉरिटेरियन स्टाइल के अंदर। ये भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा में सोच सकते हैं, ठीक है, याद रखें। और स्वतंत्र रूप से सोचने और सीखने की उनकी जो क्षमता है, उसमें क्या हो सकती है, आपकी कमी हो सकती है। ये होता है आपका अथॉरिटेरियन स्टाइल। और कौन अथॉरिटी होगा यहाँ पे? टीचर होगा भाई, ठीक है, याद रखें। उसके बाद आपका आता है अथॉरिटेटिव, जिसे आप डेमोक्रेटिक स्टाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो ना अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव के अंदर। अथॉरिटेरियन में सब कुछ टीचर कंट्रोल करेगा, खड़ूस टाइप का रहेगा। लेकिन अथॉरिटेटिव क्या होता है? जहां पे आपका डेमोक्रेटिक होता है, इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक स्टाइल भी बोलते हैं। अब डेमोक्रेटिक का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लगभग सबकी सुनी जाती है, ठीक है। तो देखिए आप, यह सबसे अच्छा तरीका माना जाता है जहां शिक्षक छात्रों के साथ रूल बनाते हैं। छात्रों के साथ बोला है भाई, यानी कि दोनों मिलके, टीचर भी और आपके स्टूडेंट भी, यानी कि कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका दोनों मिलके काम को करते हैं। तो अगर दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबकी सुनी जाती है। डेमोक्रेटिक शासन है यहाँ पे। तो अथॉरिटेटिव होता है आपका डेमोक्रेटिक स्टाइल। तो यह सबसे अच्छा तरीका माना जाता है जहां शिक्षक छात्रों के साथ रूल बनाते हैं और उन्हें पालन करने के लिए क्या करते हैं, आपका प्रेरित करते हैं। इसमें संतुलन होता है, यानी कि संतुलन यानी कि बैलेंस होता है। यहाँ पे बैलेंस्ड जो एनवायरनमेंट है ना, वो आपका बनाया जाता है। शिक्षक अनुशासन बनाए रखते हैं, लेकिन छात्रों के विचारों का भी क्या होता है, यहाँ पे आपका सम्मान होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हर चीज आपकी बैलेंस्ड होगी। अगर कोई स्टूडेंट मान लो गलती कर रहा है, तो अगर वो सजा देने लायक है तो उसको सजा भी दी जाती है। यहाँ पे जाना जाता है कि उसने ये गलती क्यों की है। जो छात्र है उसकी बात भी सुनी जाती है ना। उसके अकॉर्डिंग आपका डिसीजन लिया जाता है। किसके अंदर? डेमोक्रेटिक स्टाइल के अंदर। जबकि आपका अथॉरिटेरियन में क्या था, डायरेक्ट अगर कोई टीचर कोई स्टूडेंट अगर गलती करता है तो वहां पे डायरेक्ट आपकी सजा थी, तुरंत आपकी पनिशमेंट थी। जबकि अथॉरिटेटिव के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो छात्र हैं उनकी सुनी जाती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है, याद रखें आप। यहां पर शिक्षक आमतौर पर पनिशमेंट का सहारा कम लेते हैं। इसे केवल एक्सट्रीम सिचुएशन में ही उपयोग किया जाता है। यानी कि आप समझ गए ना कि भाई जब सिचुएशन बहुत ही खराब हो, जब कोई स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल मानता ही नहीं है, वो बहुत बड़ी गलतियां कर रहा है और बार बार उनको रिपीट कर रहा है, तो तब जाके एक्सट्रीम सिचुएशन में यहाँ पे पनिशमेंट का सहारा लेते हैं। वरना यहाँ पे पनिशमेंट आपको टीचर नहीं देगा। किसके अंदर? अथॉरिटेटिव के अंदर। जब बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन बनेगी, बहुत ही बुरी सिचुएशन बनेगी, तभी टीचर क्या डिसाइड करेगा? सजा देने के लिए डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर शिक्षक आमतौर पर पनिशमेंट का सहारा क्या लेते हैं? ना के बराबर लेते हैं। किसके अंदर? यानी ना के बराबर नहीं, कम लेते हैं। इसमें अथॉरिटेटिव के अंदर, डेमोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव स्टाइल में, ठीक है, याद रखेंगे आप। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, कि जब छात्र गलती करते हैं तो शिक्षक उन्हें प्यार से समझाते हैं, उनके व्यवहार को सुधारने के लिए उन्हें गाइडेंस प्रदान करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि छात्रों की सुनी जाती है। यहाँ पे अगर कोई छात्र गलती कर रहा है तो जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है, और अगर कोई वैलिड रीजन होता है तो उसको सुधारने की कोशिश भी करते हैं। उन्हें प्यार से समझाते हैं। किसके अंदर? आपका अथॉरिटेटिव स्टाइल के अंदर। इस शैली में, इनकी इस स्टाइल में रेस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का संतुलन होता है। छात्र शिक्षक की बात का सम्मान करते हैं और साथ ही उनकी स्वतंत्रता का भी क्या रखते हैं? ध्यान रखा जाता है। रेस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों यहाँ पे क्या होती है? आपकी बैलेंस्ड होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टीचर क्या करेगा? जो बच्चे हैं उनका भी रेस्पेक्ट करेगा। रेस्पेक्ट मतलब उनकी बातों का रेस्पेक्ट, यानी कि उनकी भी सुनी जाएगी, स्टूडेंट्स की भी सुनी जाएगी। और जो टीचर है वो खुद की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लास के अंदर शोर नहीं होना चाहिए, अगर कोई ज़्यादा शरारती बच्चा है तो उसको समय समय पर आपका पनिश भी करेगा वो। तो एक बैलेंस्ड जो एनवायरमेंट होता है ना, वो बना के रखा जाता है। टीचर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से निभाता है और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बातों का सम्मान भी करता है, उनका रेस्पेक्ट भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपकी शामिल होती हैं, यानी कि यहाँ पे काम होता है आपका बैलेंस्ड वे के अंदर। इसके अंदर अथॉरिटेटिव स्टाइल के अंदर, याद रखेंगे आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है परमिसिव स्टाइल। क्या होता है? परमिसिव स्टाइल आपका होता है। तो ये जो स्टाइल है ना, ये जो शैली, स्टाइल का मतलब क्या होता है? शैली होता है। हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं स्टाइल को? शैली, ठीक है। तो इस स्टाइल में शिक्षक छात्रों को अधिक फ्रीडम देते हैं। छात्रों को उनकी गतिविधियों में, उनकी एक्टिविटीज में छूट दी जाती है
और कंट्रोल क्या होता है आपका बहुत ही कम होता है, यानी कि यहाँ पे ना के बराबर आपका कंट्रोल होता है। आप ये मान सकते हो किसके अंदर, परमिसिव स्टाइल के अंदर। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा क्या मिलती है, बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं उन सब में उनको बहुत ज़्यादा छूट दी जाती है, ठीक है, यानी कोई कुछ नहीं कहता, वो चाहे कुछ भी करते रहो। और कंट्रोल क्या होता है यहाँ पे आपका बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है किसके अंदर, परमिसिव स्टाइल के अंदर, ठीक है। इस प्रकार के शिक्षक आमतौर पर छात्रों के साथ आपके फ्रेंडली होते हैं और कभी कभी उनकी गलतियों को नजरअंदाज भी कर देते हैं। यानी कि अगर स्टूडेंट ने कुछ गलती कर दी ना तो उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, ना तो समझाएंगे, ना प्यार से समझाएंगे, ना रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों कहा, और ना ही उनको पनिशमेंट देंगे। क्या कर देते हैं, उनकी गलतियों को डायरेक्ट नजरअंदाज कर देते हैं, कोई बात नहीं छोड़ो ना, इस तरह से बोल के उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के शिक्षक आमतौर पर छात्रों के साथ फ्रेंडली होते हैं और कभी कभी उनकी गलतियों को नजरअंदाज तक आपका कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, शिक्षक छात्रों को अधिक अफेक्शन दिखाते हैं जिससे छात्र अनुशासन का पालन करने में क्या हो जाते हैं, आपके विफल हो जाते हैं, अनुशासन का पालन ही नहीं करते। क्योंकि जो शिक्षक है ना छात्रों के साथ ज्यादा लगाव दिखाते हैं, ज्यादा अफेक्शन दिखाते हैं वो, ठीक है। और इस वजह से छात्र, नॉर्मल सी बात है, अगर ज्यादा खुल जाओगे आप स्टूडेंट्स के साथ तो स्टूडेंट क्या करेंगे, आपके डिसरिस्पेक्ट करेंगे और जो अनुशासन है उसको नहीं निभाएंगे। समझ में आ रही ना बात। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आपकी गलतियां करना स्टार्ट कर देंगे। तो शिक्षक छात्रों को अधिक अफेक्शन दिखाते हैं जिससे छात्र अनुशासन प्रिंसिपल का पालन करने में क्या हो जाते हैं, आपका विफल हो जाते हैं आपके, ठीक है। याद रखें आप, अनुशासन में वो बिल्कुल भी आपका नहीं रहेंगे, इनडिसिप्लिन वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे आप इस चीज के बारे में। चलिए आगे बढ़े। यहां पर ना तो आपका फियर होता है और ना ही कोई रेस्पेक्ट होती है, यानी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है ना तो टीचर की रेस्पेक्ट करेंगे और ना ही उनको किसी बात का डर होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मानते हैं, फ्रीडम मानते हैं, इसलिए इनकी क्लास में आपका इनडिसिप्लिन क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। डिसिप्लिन नहीं होता, इनडिसिप्लिन यहाँ पे क्या होता है, आपको ज्यादा देखने को मिलेगा किसमें, परमिसिव स्टाइल के अंदर। तो याद रखना आप, अथॉरिटेरियन होता है आपका, जो सबसे ज्यादा कौन कंट्रोल करता है, टीचर करता है। उसके बाद अथॉरिटेटिव होता है, दूसरा नाम याद रखना डेमोक्रेटिक स्टाइल भी बोलते हैं, स्टाइल, ठीक है, जहां पे क्या होता है, सब चीजें आपकी बैलेंस्ड होती हैं, सबसे अच्छा माना जाता है। और उसके बाद परमिसिव आता है, परमिसिव में नॉर्मल सी बात है, टीचर सबसे ज्यादा क्या देता है यहाँ पे, आपका फ्रीडम देता है, गलतियों को क्या करता है, आपका नजरअंदाज करता है, ठीक है। याद रखें आप, यह स्टाइल छोटे बच्चों के लिए आपकी उपयुक्त होती है, जैसे कि प्री प्राइमरी स्टेज के हो गए, एलकेजी है, यूकेजी है, फर्स्ट सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स हो गए, उनके सामने, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो थोड़ी सी ढील तो उनको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यह जो है आपका परमिसिव स्टाइल, ये आपके जो छोटी क्लासेज हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आपका क्या होता है, उपयुक्त होता है, ठीक है। इन तीन स्टाइल्स में से अथॉरिटेटिव जो आपकी स्टाइल है ना, वो सबसे अच्छी मानी जाती है। अथॉरिटेटिव आपको याद होगा, यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ आपका बैलेंस्ड होता है। क्या होता है, सब कुछ आपका बैलेंस्ड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें अनुशासन और स्वतंत्रता का क्या होता है, आपका सही संतुलन होता है। यानी कि यहां पे आपको डिसिप्लिन भी देखने को मिलेगा और यहां पे क्या मिलेगी, आपको फ्रीडम भी मिलेगी। यानी कि एक तरीके से जो स्टूडेंट्स है ना, उनके साथ बैलेंस्ड जो नेचर है वो बना के रखा जाता है, उनकी सुनी जाती है। डेमोक्रेटिक स्टाइल भी बोलते हैं इसको, अथॉरिटेटिव को, ठीक है। छात्रों के विकास के लिए लव और डिसिप्लिन दोनों की आवश्यकता होती है और यह स्टाइल इन दोनों को सही ढंग से क्या करती है, आपकी प्रबंधित करती है, सही तरीके से फॉलो करती है। कौन सी स्टाइल, आपकी अथॉरिटेटिव स्टाइल, याद रखेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए उसके बाद देखिए, हमने बात की थी जैकब कोनिन के बारे में। तो जैकब कोनिन थ्योरी ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट, कि क्लासरूम मैनेजमेंट को लेके इन्होंने क्या चीज कही है जैकब कोनिन ने, उनको हम यहां पे देखने वाले हैं। तो कोनिन का मानना था कि क्लासरूम मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक शुरुआत से ही क्या बनाए, योजना बनाए, प्लानिंग बनाए। क्या बनाए, प्लानिंग बनाए शुरू से ही, ताकि कक्षा में क्या हो, ताकि कक्षा के अंदर जो अनुशासनहीनता है उसकी स्थिति पैदा ना हो, यानी क्लास में क्या ना हो, आपका इनडिसिप्लिन ना हो, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है, जब आप पहले से सारी की सारी जो प्लानिंग है वो करके रखोगे कि भाई मैं क्लासरूम में जाऊंगा, जाते ही मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स को क्या बोलना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस तरह से बात करनी है, कोई स्टूडेंट अगर कुछ बोलता है तो उसको कैसे रिप्लाई करना है। यानी कि आप कंप्लीटली क्या बनाते हो, एक योजना बनाते हो, एक प्लानिंग बना लेते हो, ताकि क्लास में क्या ना हो, इनडिसिप्लिन की सिचुएशन ना आए आपकी, ठीक है। इनका सिद्धांत था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी नॉर्मल सी बात है, इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई बीमारी हो जाए और उसके बाद आप उसका इलाज कराओ, तो उससे पहले आप क्यों ना उस बीमारी से बचने के सॉल्यूशन ही आप ढूंढ लो, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अर्थात अगर शिक्षक कक्षा की गतिविधियों पर पहले ही ध्यान दे लेगा तो कक्षा को बेहतर तरीके से क्या कर पाएगा, आपका नियंत्रित कर पाएगा। ठीक है, वो इनडिसिप्लिन की स्थिति आएगी ही नहीं अगर पहले से ही क्या कर ले, जो शिक्षक है वो प्रिवेंशन कर ले आपका। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के सिद्धांत के ऊपर है आपकी जैकब कुनिन की थ्योरी। ठीक है, यानी आप प्रॉब्लम को बढ़ने ही मत दो, पहले ही दिन से क्लास में क्या रखो, आप डिसिप्लिन रखो। ठीक है, ताकि क्लास के अंदर आपका इनडिसिप्लिन फैले ही नहीं। कौन कहते हैं, जैकब कुनिन आपके कहते हैं इन चीज के बारे में। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए हैं, हम यहाँ पे उन कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसको आप कुनिन्स की कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ये कंसेप्ट आपके दिए गए हैं क्लासरूम मैनेजमेंट को लेके। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम। और ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था, अगर आपको याद हो सीडीपी में जब आप करोगे ना प्रैक्टिस डिफरेंट क्वेश्चंस की, तो ये चीजें आपको हर एग्जाम में देखने को मिलती हैं। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन ही देखने को मिलता है और आपको ये भी नहीं समझ में आता कि ये कहां से पूछा गया है। तो एक्चुअल में ये कंसेप्ट होते हैं आपके थोड़े से हिडन टाइप, हिडन नहीं मतलब ज्यादा फेमस नहीं होते, आप ऐसा मान सकते हो। तो इसलिए इनसे एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और उस एक आध क्वेश्चन को ही आप फिर गलत कर देते हो और वहीं पे आपके नंबर कट जाते हैं। लेकिन हम हर चीज को अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो सबसे पहले आपका रिपल इफेक्ट क्या होता है, रिपल इफेक्ट। अब देखो इसको आप ऐसे समझो कि मान लो आपके सामने जैसे ये तालाब है और इस तालाब के अंदर क्या भरा हुआ है, आपका पानी भरा हुआ है, कंप्लीट यहां पे पानी भरा हुआ है, तालाब है तो उसमें पानी ही होगा। और आप यहां पे बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है, मैं बना देता हूं इस तरह से कुछ। आप मान लो यहां पे खड़े हुए, आप फेंकते क्या पत्थर, और आपने यहां पे बीच में एक पत्थर फेंका। तो जब आप पत्थर को फेंकते हैं तो क्या बनती है, एक आपका रिपल सा बनता है ना, पूरे तालाब में क्या बनती है, एक आपकी लहर सी बनती है ना। और वो लहर क्या होती है, यहां पे आपने पत्थर फेंका था, लेकिन जो लहर है वो कहां पे बनेगी, यहां पे तो बनेगी ही बनेगी, और इस तरीके से वो फैलेगी पूरे पूरे तालाब के अंदर। आपने ऐसा देखा होगा ना कि पानी का जो आपका लहर है वो पूरे तालाब में बनती है। जब आप बीच में कहीं पे पत्थर फेंकते हो तो गोल गोल सी लहर नहीं बनती है, वो पूरे तालाब के अंदर आपकी बनती है, जहां तक भी जा सकती है वहां तक वो जाती है ना। तो इसका मतलब यहां पे ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा क्लास में गलती करता है ना, और अगर आपने उस एक बच्चे को पनिशमेंट कर दिया ना, पनिश कर दिया ना, तो नॉर्मल सी बात है जो बाकी जो स्टूडेंट है ना पूरे तालाब के अंदर, पूरी कक्षा के अंदर, बाकी जो स्टूडेंट है वो अपने आप क्या करेंगे, शरारत को करना बंद कर देंगे। क्यों, उन्हें पता है कि भाई इसने शरारत की थी और इसको क्या मिला था, पनिशमेंट मिली थी। तो अगर हम करेंगे तो हमें भी क्या मिलेगी, अब पनिशमेंट मिलेगी। तो इसलिए एक को सजा देने से बाकी अपने आप गलती करने से रुक गई, है ना। तो इसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट क्यूनिन की भाषा के अंदर। तो अब देखो आप, इसका मतलब है कि अगर शिक्षक एक छात्र को अनुशासन में लाते हैं तो इसका असर बाकी छात्रों पर भी पड़ता है। जैसे कि तालाब के बीच में सिर्फ एक पत्थर फेंका जाता है, लेकिन उसकी वजह से बनने वाली जो लहर है पूरे तालाब में आपकी जाती है। ठीक है, यहां पे तालाब कर लीजिएगा, इसको तलब को तालाब, पूरे तालाब में जाती है, इसे कहते हैं रिपल इफेक्ट। यही सेम चीज आप क्लासरूम में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। एग्जाम्पल देखो आप, कि जब एक शिक्षक किसी छात्र को गलत व्यवहार करने के लिए टोकते हैं और वह सुधर जाता है तो बाकी छात्र भी इस घटना से सीखते हैं और आपके अनुशासन के अंदर ही रहते हैं, डिसिप्लिन के अंदर ही रहते हैं। किसमें रहते हैं, डिसिप्लिन के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने आपको सजा वाला बताया ना कि एक जो छात्र है वो गलत व्यवहार कर रहा है, उसको आपने सजा दे दी, या उसको आप रोक रहे हो, टोक रहे हो, तो बाकी भी अपने आप समझ जाएंगे कि भाई इसने गलत कर रहा है इसलिए टीचर इसको समझा रहे हैं या डांट रहे हैं, इसे पनिश कर रहे हैं, इसको डांट पड़ेगी। तो बाकी जो है वो अपने आप डिसिप्लिन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यानी देखो आप, यानी अगर शरारत करने पर एक स्टूडेंट को पनिश करते हैं तो बाकी भी समझ जाते हैं कि हमें भी शरारत करने पर क्या मिलेगी, सजा मिल सकती है। इसलिए वो पहले से ही क्या हो जाएंगे, अपने आप रेडी हो जाएंगे, अपने आप शरारत को वो करना छोड़ देंगे, गलती को वो करना छोड़ देंगे, या फिर करेंगे ही नहीं स्टार्ट के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट, याद रखना इसको आप। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद आपका आता है विद इटनेस, सेकेंड टर्म है आपका विद इटनेस। अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब यहां पे ये होता है जो टीचर जो होता है ना, टीचर को बहुत ही अच्छे से पता होता है कि उसके क्लास के अंदर कौन क्या कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहां पे जो टीचर रहेगा ना वो कंप्लीटली आपका एक्टिव रहता है, वो सारी जो एक्टिविटीज है ना जो क्लास के अंदर आपकी चल रही हैं सबके ऊपर उसकी नजर होती है। ठीक है, याद रखना विद इटनेस। अब देखो आप, इसका अर्थ है कि शिक्षक अपनी कक्षा में हो रही सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से जागरूक रहते हैं। सभी एक्टिविटीज, गतिविधियां मतलब एक्टिविटीज,
जो भी क्लास में एक्टिविटीज हो रही है ना उसको लेके वो अटेंटिव रहते हैं, कंप्लीट जागरूक रहते हैं। उन्हें यह पता होता है कि किस छात्र ने क्या किया, कब किया, और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए कब हस्तक्षेप हमें करना चाहिए। विदिटनेस का मतलब है कि शिक्षक का ध्यान हर तरफ होता है और वे समय पर सही निर्णय आपका लेते हैं। सही समय पर सही निर्णय, यानी कि जब भी सही समय आएगा वो सही तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कब और क्या करना है, किसके अंदर, विद इटनेस के अंदर। याद रखें आप, ठीक है। शिक्षक का ध्यान हर तरफ होता है और वे सही समय पर सही निर्णय आपका लेते हैं। शिक्षक को अपनी कक्षा में हो रही सभी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। अब गतिविधियां वही आपकी एक्टिविटीज जो भी क्लास में होती हैं, स्टूडेंट्स जो भी कर रहे होते हैं सभी पर उनको क्या रखना चाहिए, टीचर को नजर रखनी चाहिए। इसका मतलब है कि शिक्षक को हर समय क्या रहना है, सतर्क रहना है, अटेंटिव रहना है। क्या रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा टीचर को हर समय, और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें पता हो कि कक्षा में आपका क्या हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे किसके अंदर आपका ये, विद इटनेस के अंदर। किसके अंदर, विद इटनेस के अंदर। ठीक है, हो गई आपकी दो, आगे बढ़े। अच्छा, साथ में याद रखना, यानी टीचर को सभी स्टूडेंट को यह एहसास दिलाना है कि उसकी जो नजर है वो हर एक स्टूडेंट के ऊपर है, और अगर कोई शरारत करेगा तो उन्हें पता चल जाएगा। यहां पे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि टीचर को हमेशा अटेंटिव रहना है, और उसे ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो ध्यान है, क्लास में जो भी स्टूडेंट्स कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, तो उनके ऊपर उसका क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में भी ये होना चाहिए कि जो टीचर है ना उसकी नजर हमारे ऊपर है। अगर हम कोई शरारत करेंगे ना तो हमारे टीचर को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। किसके अंदर, विद इटनेस के अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका था ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी एक चीज और चल रही है, साथ में एक चीज आपकी और भी चल रही है साथ में, यानी कि दो चीजों को आप क्या कर रहे हो, एक साथ आप चला रहे हो। इसको ओवरलैप बोलते हैं ना। पहली आपकी चल रही है, वहीं पे सेम समय में सेम जगह पे दूसरी चीज भी आपकी चल रही है, यानी कि ओवरलैप हो रही है। तो ओवरलैप यानी कि दो या दो से अधिक चीजें आपकी एक साथ हो रही हैं। जैसे कि मान लो टीचर क्या कर रहा है, क्लास में पढ़ा भी रहा है और साथ के साथ में उसे क्या करना है, क्लास को मैनेज भी करना है। तो दोनों काम हो गए ना। एक तो स्टडी करवाना हो गया कि क्लास के अंदर टीचर क्या करवा रहा है, आपके स्टडी करवा रहा है। दूसरा क्या हो गया कि साथ के साथ में क्लास को क्या करना है, मैनेज भी करना है। मैनेज का मतलब कि कोई शोर ना करे, कोई शरारत ना करे, इस तरह से, और साथ के साथ में पढ़ाता भी रहना है। जैसे कि आप ऐसे ही सोचिए ना कि मान लो टीचर बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा है, तो काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे ना जो पीछे बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ ना कुछ शरारत कर रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो टीचर को ओवरलैपिंग करनी है, यानी कि दोनों के ऊपर ध्यान रखना है, साथ में पढ़ाई भी चलती रहे और साथ के साथ में जो क्लास है वो भी सही तरीके से मैनेज रहे। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, अब देखिए आप, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को एक साथ कई कार्यों को प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम होना चाहिए। जैसे एक समय में छात्रों की समस्याओं को हल करना, और दूसरी तरफ कक्षा की शांति है उसको भी बनाए रखना। कक्षा के ऊपर भी क्या रखना, कंट्रोल रखना, उसको भी अच्छे तरीके से क्या रखना, मैनेज या फिर कंट्रोल करके रखना। ठीक है, जैसे क्लास को मान लो पढ़ा भी रहे हैं और साथ में क्लास को क्या कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, यहां पे एक चीज याद रखना, ओवरलैपिंग में क्लास को बिना डिस्टर्ब किए हमें मैनेज करना होता है। यानी कि मान लो आप बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हो, और ठीक है, आप यहाँ पे बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर आप मान लो यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट, मान लो आप पढ़ा रहे हो आराम से, अगर कोई स्टूडेंट शरारत करता है ना, तो आप ऐसा नहीं है कि पीछे अगर आपको पता चले कोई स्टूडेंट शरारत कर रहा है या आपस में बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे खड़े होकर उनको डायरेक्ट बोल दोगे, अरे भाई शरारत मत करो, पिटाई हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो बाकी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो भी तो कहीं ना कहीं आपके डिस्टर्ब होंगे ना, डिस्टर्ब। तो आपके ओवरलैपिंग में क्या होता है कि आपको सबके सामने नहीं बोलना, क्योंकि आपको क्लास को डिस्टर्ब किए बिना क्या करना है, उसको मैनेज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आप, जैसे मान लीजिए कि शिक्षक बोर्ड पर एक कठिन गणित का सवाल हल कर रहे हैं और पीछे की कतार में कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। तो शिक्षक बिना किसी को डांटे या कक्षा को बाध्य देने, कक्षा में कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए बिना धीरे धीरे कक्षा के पिछले हिस्से की ओर चलते हैं और वहां खड़े होकर बच्चों की बातों को सुनते हैं। बच्चे जो हैं वो अचानक से समझ जाते हैं कि शिक्षक उनकी बातचीत पर ध्यान दे रहे हैं, और वे क्या हो जाते हैं, और वे चुप हो जाते हैं। इस तरह शिक्षक ने बिना कोई हंगामा किए कक्षा को व्यवस्थित रखा और पढ़ाई भी क्या रही, आपकी चलती रही। ऐसा आपने भी काफी बार देखा होगा कि मान लो आप बातचीत कर रहे हैं, आपस में दो स्टूडेंट है, आप बैठे हुए हैं, आपस में आप बात कर रहे हैं, तो टीचर काफी बार हमारे पास आके खड़ा हो जाता है और हमारी तरफ वो कभी कभी बीच बीच में देखता रहता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं आपस में, सर आ गए, चुप चुप चुप, सर आ गए। ऐसा हम क्यों करते हैं, ये वही है आपका ओवरलैपिंग। यानी कि आप समझ जाते हो कि सर हमारे पास खड़े हुए हैं और आप अपने आप ही बिना कहे ही
बात करना बंद कर देते हो। और यही तो टीचर चाहते हैं ओवरलैपिंग के अंदर, कि क्लास को डिस्टर्ब भी ना करें और क्लास आपकी चुप भी हो जाए। समझ में आ गई बात? इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो याद रखिएगा भाई, हमने स्टाइल्स के बारे में देखा, उसके बाद हमने जो कुनेंस ने जो आपकी टर्म्स दी हैं उनके बारे में देखा, जैसे ओवरलैपिंग है, विदिटनेस है, और आपका रिपल इफेक्ट हो गया। इसके बाद और भी आपका आता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है कि एक तरह से गति बनाए रखना। तो कक्षा में गतिविधियों यानी कि एक्टिविटीज को लगातार चलाए रखना भी क्या होता है, एक आपका एफिशिएंट टीचिंग प्रोसेस का क्या होता है, हिस्सा होता है। यदि शिक्षक कक्षा की गति बनाए रखते हैं तो छात्रों का जो ध्यान है वो आपका भंग नहीं होगा और वे अपनी पढ़ाई में क्या रहेंगे, आपका लगातार लगे रहेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको आप मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए यदि शिक्षक एक गतिविधि, एक एक्टिविटी के तुरंत बाद अगली एक्टिविटी शुरू करते हैं तो छात्रों के बीच में आलस नहीं आता और वो क्या रहते हैं, आपके एक्टिव रहते हैं। और आपको इस तरीके से गतिविधियों को करवाना है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता भी नहीं चले कि कब आपकी नेक्स्ट गतिविधि स्टार्ट हो गई। उनका जो एक्टिवनेस है वो लगातार बना रहे, उन्हें बिल्कुल भी आलस ना आए। ठीक है, इसको बोलते हैं मोमेंटम। एफिशिएंट टीचिंग प्रोसेस होती है आपके मोमेंटम यानी गतिविधियों के द्वारा क्लास को लगातार बनाए रखना, पढ़ाई में लगातार लगाए रखना। ठीक है, मोमेंटम। और उसके बाद आपका आता है स्मूथनेस। क्या होता है, स्मूथनेस। तो यह सुनिश्चित करना कि कक्षा की गतिविधियों के बीच में अचानक से कोई भी रुकावट ना आए, चीजें कैसी चलती रहें, एकदम स्मूथ तरीके से चलती रहें। स्मूथ यानी कि एकदम आराम से, आराम से मतलब बिना रुकावट के, बिना रुकावट के आराम से जो चीजें हैं वो आपकी चलती रहें, किसके अंदर, स्मूथनेस के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखना महत्वपूर्ण होता है ताकि छात्र सहजता से क्या कर सकें, सीख सकें, आराम से, सरलता से, आसानी से सीख सकें। एग्जाम्पल के लिए, अगर शिक्षक एक गतिविधि के दौरान अचानक से कोई दूसरा मुद्दा उठा लेते हैं तो इससे छात्रों का ध्यान भटक जाता है। इसलिए शिक्षक को एक गतिविधि को समाप्त कर अगली गतिविधि पर स्विच करना चाहिए बिना किसी अव्यवस्था के। और ये चीज तो मैंने आपको मोमेंटम में भी बताई कि टीचर को है ना, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जब ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो इतने आराम से, इतने सरल तरीके से करना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता भी ना चले, कोई भी क्लास के अंदर अशांति ना फैले। काफी बार ऐसा होता है ना कि हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया, तो एक चैप्टर खत्म होता है और आपका क्लास का अभी टाइम पीरियड बचा हुआ है, क्लास अभी आपका पीरियड एंड नहीं हुआ है, तो टीचर दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टूडेंट को पता चल जाता है कि भाई एक चैप्टर आपका खत्म हो गया, और वो आपस में बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर थोड़ी देर का गैप दीजिए ना बीच में, और आपस में बातों में लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी अव्यवस्था नहीं फैलनी चाहिए, किसके अंदर, स्मूथनेस के अंदर। ठीक है, याद रखें। आगे देखिए आप, इस प्रकार से जैकब कोनिन का क्लासरूम मैनेजमेंट का सिद्धांत यह सिखाता है कि कैसे एक शिक्षक कक्षा में अनुशासन को बनाए रख सकता है और प्रभावी रूप से कक्षा का प्रबंधन कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है। क्या कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है। इन बिंदुओं के माध्यम से, इनके जो भी पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़े हैं, आपके ओवरलैपिंग वगैरह हो गया, मोमेंटम हो गया, रिपल इफेक्ट हो गया, ये सारी चीजें आपकी, अथॉरिटेटिव स्टाइल्स हो गई आपकी, तो इनके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित और प्रबंधित करना शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए क्या होता है, आपका बेनिफिशियल होता है, लाभकारी होता है, बेनिफिशियल आपका होता है। यह आपकी थी जैकब की थ्योरी। ठीक है, जैकब कोनिन क्लासरूम मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, जो भी कंसेप्ट है उनको याद रखेंगे, और 4 से 5 बार वीडियो को और 4 से 5 बार जो पीडीएफ है उनको अच्छे से रिवाइज किया करो बार बार। अगर चीज़ों को लगातार दिमाग में याद रखना है और चाहते हैं कि एग्जाम में हर चीज़ आपके टिप्स पे रहे, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।